नहीं नहीं, लास्ट टाइम चैप्टर माने सिलेबस आपका डिस्कस हुआ पेपर 2 का। नहीं मैम, डिस्कस नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो वो हम करते हैं पहले डिस्कस, ठीक है। देखिए 5 चैप्टर है हर बार की तरह। इस बार हमें योग दर्शन जो है एक ही चैप्टर में पढ़ना, पहला ही है। हर बार आप 2 चैप्टर्स में योग दर्शन पढ़ते हैं। इस बार वो नहीं, कैवल्य पाद है और 34 सूत्र ही है। तो वो जो पूरा स्टडी है, कंप्लीट स्टडी ऑफ कैवल्य पाद, माने पूरा कैवल्य पाद एक ही चैप्टर में आपको वो पढ़ना है। फिर हठ प्रदीपिका, दूसरा चैप्टर में आपको 2 ग्रंथ पढ़ने हैं, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली। अब यहाँ पर काफी जो छोटी छोटी कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको पढ़नी है। माने आपने हठ प्रदीपिका के जो लास्ट का चैप्टर है, चौथा अंग कौन सा है पल्लवी जी? नादानुसंधान। समाधि पाद है। तो उसके कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो समाधि क्या है, कंसेप्ट ऑफ समाधि, और समाधि के लक्षण क्या है वो आपको पढ़ना है। फिर मन और प्राण के बीच का संबंध क्या है, रिलेशन ऑफ मन और प्राण, ये आपको पढ़ना है। लय वो क्या है, शांभे और खेचरी मुद्रा का डिटेल वर्णन इस प्रकरण में फिर से हुआ है, वो हमें पढ़ना है। नादानुसंधान, ये संकल्पना क्या है ये पढ़ना है। और उन्मनी अवस्था क्या है ये भी हमें पढ़नी है। फिर यहाँ पर जो है हठ रत्नावली के कुछ टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ समाधि, नादानुसंधान, नाड़ी, पंचीकरण और माया, ये क्या है, ये हठ रत्नावली के अनुसार है। फिर कंसेप्ट ऑफ शांभवी और खेचरी मुद्रा, वो हठ रत्नावली के अनुसार है। और फिर मठ जो संकल्पना है दोनों की, हठ रत्नावली का भी और हठ प्रदीपिका का भी। तो श्लोक नंबर है हठ रत्नावली में, श्लोक जो है 66 to 68 पहले ही चैप्टर में है, और हठ प्रदीपिका में भी पहले ही चैप्टर में 12 से 14 तक वह जो बात है कंसेप्ट की, मठ संकल्पना, तो यह वहां पर भी है। फिर यह दूसरा प्रकरण, दूसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में आपको घेरंड संहिता के कंसेप्ट है। अब दोनों बुक के कंसेप्ट आपको पहले चैप्टर में पढ़ने हैं, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली। तीसरे चैप्टर में सिर्फ घेरंड संहिता है। तो क्या पढ़ना है आपको, ध्यान जो है, ध्यान प्रकरण है ना, कौन सा प्रकरण है ध्यान का, कि कौन सा नंबर है? छठा। भूल गए ना सभी? 6 नंबर जो है छठा अंग ध्यान का है और 7वां अंग समाधि का है। तो ये 6 और 7 नंबर के प्रकरण आपको, दोनों प्रकरण इस तीसरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस वाकई ज्यादा है, माने आपको ऐसे दिखने में थोड़े थोड़े कंसेप्ट लग रहे हैं,
मगर बात आती है पढ़ने की, तब आपको बहुत ज्यादा ये होता है। तो पहले लेक्चर से सभी उपस्थित रहेंगे, कोई भी एब्सेंटी नहीं होगी। अगर एब्सेंटी आपकी हो जाएगी तो आपके टॉपिक माने, अगर मैंने पढ़ा लिया है मन और प्राण के बीच का संबंध और नहीं है तो समझ में नहीं आ जाएगा। लय क्या है हुआ उस लेक्चर में तो नहीं आ जाएगा समझ में। उन्मनी अवस्था क्या है समझ में आने के लिए आपको लेक्चर में अटेंडेंस उतना ही जरूरी है। ठीक है। अब घेरंड संहिता में क्या पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, ध्यान के प्रकार, माने वहां पर जो ध्यान के 3 प्रकार है वो हमें सीधे पढ़ने हैं। समाधि में क्या है तो समाधि के 6 प्रकार बताए हैं वो हमें पढ़ने हैं। और प्राणायाम प्रकरण में जो कुटी संकल्पना है और ऋतु संकल्पना है वो भी हमें पढ़नी है। तो श्लोक नंबर वहां पर भी दिए हैं 5वें अध्याय के 3 से 7 नंबर का श्लोक, और ऋतु के लिए 5वें अध्याय में 8 से लेकर 15 नंबर का श्लोक, माने 3 से 15 नंबर के श्लोक आपको पढ़ने हैं। फिर चौथा प्रकरण है, चौथा चैप्टर है और 5वां चैप्टर है। इस बार आपको एक नया ग्रंथ पढ़ना है, योग वशिष्ठ। जैसे सांख्य की बात आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी है ना, सांख्य दर्शन पढ़ा था, बहुत सारे टॉपिक्स। अब इस बार आपके योग वशिष्ठ के टॉपिक पढ़ने हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे आप योग वशिष्ठ के, तो पहले तो परिचय पढ़ेंगे, फिर वैराग्य प्रकरण में कौन कौन से आप चीजें पढ़ेंगे, तो मोक्ष, मोक्ष के 4 द्वारपाल, कंसेप्ट ऑफ जीवन मुक्त ये पढ़ेंगे। उत्पत्ति प्रकरण में आप क्या पढ़ेंगे, तो कंसेप्ट ऑफ मन स्वरूप ये पढ़ेंगे। उपशम प्रकरण में क्या पढ़ेंगे, तो कंसेप्ट ऑफ चित्त स्पंद क्या है, प्राण स्पंद क्या है, प्राण स्पंद निरोध के उपाय क्या है, फिर चित्त बीज क्या है और चित्त बीज के मार्ग कौन से हैं, चित्त जय के मार्ग कौन से हैं, ये आप पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5, यहाँ पर 2 प्रकरण जो है योग वशिष्ठ के, उपशम निर्वाण। अब योग वशिष्ठ है उसमें 6 प्रकरण है, तो उपशम और निर्वाण, तो सिम्टम्स ऑफ ध्यानी ज्ञानी पुरुष, कंसेप्ट ऑफ निर्विशेष ब्रह्म। फिर निर्वाण प्रकरण के भूषुंड उपाख्यान, कंसेप्ट ऑफ प्राण, प्राणायाम, बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, कंसेप्ट ऑफ आदि और व्याधि, और परम पद प्राप्ति के उपाय मार्ग, और फिर मोक्ष की संकल्पना, ये सारे जो है निर्वाण प्रकरण के हैं। तो ये सारे यहाँ पर है। ठीक है, सिलेबस देख कर किसी को कुछ डर लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं। बहुत बढ़िया, चलो। बल्कि जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कुछ अलग और नया यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो
अच्छा ये बात बताइए, आपकी क्लास कितने बजे तक है? 5 बजे तक में। 5 बजे तक है, ठीक है। 3 से 5 है या 2 से 5? 3 से 5 हुई थी लास्ट टाइम मैम। आज 5 बजे किसी की क्लास नहीं है ना? नहीं मैम, अभी किसी ने कुछ बोला नहीं है हम लोगों को। शेड्यूल आपको ओके, ठीक है, चलिए। तो थोड़ा हम जो है आपका नॉलेज यहाँ पर मैं आज चेक करूंगी, सीधा हम नहीं आज स्टार्ट करेंगे। आज जो है जो हमने अभी पढ़ा कि हमने ये पढ़ना है, तो उस पर कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। पहले जो हठ प्रदीपिका के जो चैप्टर है उसके लिए आपको क्या क्या पता है? समाधि के बारे में किसको पता है? हठ प्रदीपिका में जो समाधि है बताई है, उसके बारे में किसी को कुछ पता है? मैडम मैं बताती हूँ। बताइए। हर्ष प्रदीपिका में नादानुसंधान की 4 अवस्था के बारे में बताया है। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हाँ, वो तो नादानुसंधान है, मगर समाधि के बारे में क्या बताया है? ओके, और समाधि के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ओके, और मैम मैं बताऊं? जी, हाँ, समाधि वह अवस्था होती है जिसमें मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का एक मतलब एक तत्व मतलब एक एकता का अनुभव होता है। अ, ऐसा बस मैम। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिया है वहां पर? तो नमक वाला दिया है, नमक पानी में घुलकर एक हो जाता है। सलील माने नमक, नमक और पानी जैसे एक हो जाते हैं, उसी तरह आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, ये समाधि के लिए बताया है। ठीक है, अब नादानुसंधान के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? हम्म, हमारे अंदर की जो ध्वनि है उनको शांत होके ध्यान पूर्वक सुनना मैडम। और क्या दिया है? मैडम जब साधक को बाहर की आवाजें नहीं सुनाई देती और अपने अंदर की मन की आवाज को वो सुनता है, उसी को और मन को एकाग्र करता है, हम्म, उस अनुसंधान। ओके, और
ये तो सब ये करा। हाँ, नाद का अनुसंधान माने के नादानुसंधान। और ये नाद कौन सी है, ये ध्वनि कौन सी है, तो ये अंदर की है, अनाहत नाद है। तो कौन से कान में ये सुनाई देता है ध्वनि? लेफ्ट साइड या राइट साइड? कौन से साइड में? नहीं, राइट साइड। दाहिने कान में ये ध्वनि सुनाई देती है। ये जो 4 अवस्था है, तो कुछ ग्रंथियों का भेदन इसमें है, क्या जानते हैं उसके बारे में? हेलो। पहली अवस्था आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि हाँ, का मैडम। भेदन होता है। पहली हम्म अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है हम्म आरंभ। और बाद में? बाद में विष्णु दूसरी ग्रंथि, घट अवस्था में मैडम में दूसरी में विष्णु ग्रंथि का, विष्णु ग्रंथि का। महेश, और और तीसरे में महेश। ओके। ये जो ग्रंथियां हैं वो कहाँ पर है? आज्ञा चक्र में। और मेरुदंड में। और ब्रह्मरंध्र में। और हृदय क्षेत्र में। और बताइए बताइए, घुटने में, टखने में, एड़ियों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर जो आ रहे हैं ना। उसका स्थान सुषुम्ना के बीच में है। जो प्राण जब कुंडलिनी जाग जाती है और जो ऊपर ऊपर जाता है, तो ये जो है ना 4 अवस्थाओं के जो ग्रंथियां, तो उसको भेद कर आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि है, फिर ऊपर जाता है, फिर कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? आरंभ के बाद कौन सी अवस्था है दूसरी? घट अवस्था। घट अवस्था में। और फिर अंतिम में जो ग्रंथि है वो रुद्र है। अब अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का सर्जन करते हैं, और विष्णु जो है वो पूरे संसार का संचालन करते, और शिव जो है संहार करते हैं। हम्म हम्म ठीक है। और क्या जानते हैं आप? मैं भी इतना ही जानती हूँ। चलिए, एक जो है सृष्टि का निर्माण करता है ब्रह्मा, विष्णु जी है वो पालन करता है, और महेश जो है वो सृष्टि के संहार करता है।
ओमकार में भी यही होते हैं ना, उ और म, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरह यह तीनों ग्रंथियां भी हैं और वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। 4 अवस्थाएं बता दीजिए। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था અને નિષ્પત્તિ अवस्था। कुछ साधक को यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त होती है इन अवस्थाओं में। અને अलग अलग नाद संभળાય सिद्धि स्थान सिद्धि प्राप्त होती है तब उसको अलग अलग नाद सुनाई देते हैं। हाँ, मगर कौन कौन से? जैसे आरंभ अवस्था में जन जन की आवाज सुनाई देती है और घट अवस्था में घंट की आवाज जो सुनाई देती है, परिचय अवस्था में डमरू की आवाज सुनाई देती है, ऐसा। ठीक है। जो मैंने कहा ना कि साधक के शरीर की सुगंध आने लगती है, ऐसे जो लक्षण है ना, किसी को पता है क्या? उस अवस्था के अनुसार ये लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो इसमें फिर से खेचरी और शांभवी मुद्रा का वर्णन किया है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? खेचरी मुद्रा जो है वो साधक जब करता है और उसकी जो वो पा लेता है उसको, तो उसको सारे जो स्वाद होते हैं वो अपने आप मिलते हैं और उसकी जो आयुष्य है वो बढ़ जाती है। और जो भी बेस्ट मतलब सभी मुद्रा में ये बेस्ट मुद्रा है और सभी जो फायदे मिलते हैं वो इसी मुद्रा से ज़्यादातर मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जो जीवा है उसकी ब्रह्मरंध तक उसका जो सोम रस है वो पान करते हैं उससे। ठीक है। खेचरी मुद्रा के कौन कौन से ये है प्रक्रिया? दोहन, छेदन, काटना, छेदना और दोहन, ऐसा छे। छेदन, चालन, चालन, दोहन। दोहन। छेदन, दोहन और चालन, ये सीक्वेंस है। ओके। हेलो मैडम जी। હું મેરેજમાં પહોંચવા આવી છું ને તો મારો પછી ત્યાં કદાચ મ્યુટ અનમ્યુટ નહીં થવાય, તો મારો રોલ નંબર 3 છે એટેન્ડન્સમાં। हिंदीમાં વાત કરું મેડમ? अच्छा मैडम, मैं शादी में पहुंचने वाली हूँ ना, तो फिर मेरा माइक ऑन नहीं होगा अटेंडेंस के वक्त। ठीक है। अब ये कोई तो एक लेफ्ट हुआ या ज्वाइन कर लिया। हाँ रोल नंबर किसने अटेंडेंस लिखे आप में से? तृप्ति जी, आप सभी के रोल नंबर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। हाँ, मेरा 3 नंबर है रोल नंबर। हाँ मैडम। ओके ठीक है। ये नीकू जी आज आ रहे हैं तो ये हो रही है उनका, आप लिख लीजिए सभी के नहीं, मैं हूँ ही अटेंडेंस। मैडम, बट आवाज कदाच ना आवे तो एम। नहीं, आप तृप्ति जी को दीजिए अटेंडेंस, वो मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, हाँ तृप्ति बेन मारे ले लेजो अटेंडेंस। सभी के रोल नंबर लिख के मुझे दीजिए। 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 लोगों के रोल नंबर दीजिए मुझे। 4 लोग एब्सेंट है ना। ठीक है। अब जाते हैं हम घेरंड संहिता की ओर। घेरंड संहिता में जो 7 अंग हैं उसमें से हमने सभी पढ़े हैं पहले 5। प्रत्याहार हमने आपने अलग जगह पढ़ा होगा, मगर आज पहले तो हमने षटकर्म पढ़े, फिर आसन पढ़े, मुद्रा पढ़ा है, प्राणायाम पढ़ा है। प्रत्याहार प्रकरण हमने नहीं देखा है, मगर आपने षट शत्रु पढ़े होंगे। अब हाँ हमें ध्यान उपदेश और समाधि उपदेश, ये दोनों उपदेश हमें देखने हैं। तो आपने वहां पर ध्यान उपदेश पढ़ा है? मैडम पढ़ा नहीं है, लेकिन पता है कि 3 प्रकार के ध्यान बता है, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। हम्म। किसने और पढ़ा है इसके बारे में? मैडम, हाँ आया था वो पतंजलि योग सूत्र में, तब पढ़ा था। बताइए अगर याद है तो। स्थूल जो ध्यान है वो हमारा जो फिजिकल बॉडी में हम बाहर से ध्यान करते हैं। हम्म और जो सूक्ष्म है वो मतलब जैसे कि त्राटक है तो हम सूक्ष्म में हमारा ध्यान जो है आंखें, उससे हम वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ सूक्ष्म से हम स्थूल तक आते हैं। और ज्योति ध्यान है वो मुझे याद नहीं अभी। हम्म। ठीक है। और किसी को कुछ याद है? सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान और नाद ध्यान। ओके। तो क्या जानते हैं सगुण और ये इसके ध्यान के बारे में आप? सगुण ध्यान यानी कि किसी देवता या मंत्र पर ध्यान करना। बदले निर्गुण यानी कि शून्य आत्मा पर ध्यान करना। और नाद ध्यान यानी कि जो आंतरिक ध्वनि है, नादानुसंधान, उस पर ध्यान करना। ठीक है। आप लोगों का ऐसा ही रैंडम क्वेश्चन है, धारणा और ध्यान इन दोनों के बीच का संबंध या डिफरेंस बता दीजिए। चलिए, ध्यान क्या होता है और धारणा क्या होता मैडम, धारणा मतलब कोई एक विषय पर मन को केंद्रित करना, और ध्यान मतलब जो हमने केंद्रित किया है मन को, उसका अविरत प्रवाह जब चलता है तब उसको ध्यान बोलते हैं। मैडम, धारणा मतलब वो जो हमारी जो इंद्रियां है, बाहर की इंद्रियों को संयमित करते हैं और उसके बाद किसी एक बिंदु पर हम फोकस करते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे आप मुझे? जैसे सर मैम, जो अगर हमें ध्यान में बैठना है तो पहले हम धारणा मतलब हमारा जो मन है उसे हम केंद्रित करने के लिए मन को शांत करते, प्रार्थना से या फिर प्राणायाम से या कोई आसन में स्थिरता लगा के। उसके बाद हम जब स्थिर हो जाते हैं तब हमारा एक कंसंट्रेशन वहाँ पे ध्यान पे लग जाता है। तो हमारी इंद्रियों को हम आसन के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा हम संयमित करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और उसके बाद हम ध्यान में जा सकते हैं। जैसे स्थिरम सुखम आसन कहते हैं ना, उस हिसाब हम्म से। हम्म हम्म। किसी एग्जाम्पल बेटर होता है ओम की, अगर आप प्रतिमा ले रहे हो। हाँ मैम। देखिए ये स्क्रीन पर सभी देख लीजिए, उर्वशी जी का ये जो है ओम है ना।
तो हम्म धारणा क्या है मैं ये समझाती हूँ। ये ब्लू कलर का सर्कल है, उसके बीच अंदर माने ये एक देश रहा उनका, और इसी देश में मन को बांधा है। तो वो नीला कलर जो आजू बाजू का आपको ये जो कलर दिखाई होगा कॉपी कलर वगैरह, उसमें आप नहीं जाएगा मन। ब्लू के क्षेत्र में ही आपका मन बंधा है। तो इस देश में आपको आपके मन को बांधा है, तो आपका मन है इस क्षेत्र में ही जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। नीचे वैशाली जी है, ऊपर तृप्ति जी है, इसमें पल्लवी जी है, नेहल जी है, कुछ नहीं है। बस ब्लू के क्षेत्र में वो नीला कलर वहां पर की रेखा है, उसके बीच का जो ऑरेंज कलर का ओम, फिर अ है, फिर उ है, फिर म है, ये चंद्र है, बिंदु है, इतना ही ध्यान है। ये रही धारणा। मगर अब इस क्षेत्र में से किसी एक जगह पर मन है, उस क्षेत्र से वो लय हो जाता है, एक रूप होते हैं, माने वह जो है अब एकाग्रता बढ़ने लगती। मेरा जो मन है, चित है, इस ओमकार का ऊपर वाला जो डॉट है वहां पर टिका है और उस जगह से एकाग्र हुआ है। इतनी एकाग्रता है जो मन की यह धारणा की आगे जाकर एकाग्रता एकतानता बढ़ती है। तो ये रही ध्यान की अवस्था। और यही एकाग्रता से भी ऊपर आगे 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 जाता है और उसी में एक रूप हो जाता है। तो ये रही समाधि। तो यही संयम आपने पढ़ा है ना, धारणा ध्यान समाधि। हाँ मैम। समझ में आ गया आपको? धारणा ध्यान समाधि, धारणा हाँ और ध्यान हाँ का मैम। डिफरेंस। ठीक है। घेरंड संहिता की समाधि के बारे में आप क्या जानते हैं? किताबें खोल लीजिए सभी। घेरंड संहिता छह प्रकार की समाधि बताइए। पढ़िए, क्या है प्रकारों के नाम? ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और मनोमूर्छा। तो यह प्रकार है उनके समाधि के प्रकार। अब जो ये समाधि के प्रकार हैं, तो ये समाधि के प्रकार जो हैं वो 6 प्रकार बताए हैं और उनके नाम दिए हैं। मगर ये जो 6 प्रकार की समाधि है, कैसे किस अभ्यास से प्राप्त होती है, यह भी अभ्यास उन्होंने वहां पर बताया है। जैसे कि भक्ति योग समाधि है, तो वो किससे किसके द्वारा प्राप्त होती है, बताइए। इष्ट देव के चिंतन से, ईश्वर के माध्यम भक्ति, से। अनन्य भक्ति द्वारा ही वो प्राप्त होगी। तो पहला प्रकार कौन सा है? आप पल्लवी जी मत बताइए, सभी के पास किताबें हैं, खोल लीजिए। उर्वशी जी, घेरंड संहिता का समाधि के जो 6 प्रकार हैं
पहला प्रकार कौन सा है? ध्यान योग ध्यान समाधि। योग समाधि है ध्यान योग पहला। समाधि में तो यह किस के द्वारा प्राप्त होती है? इष्ट देव या तो किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान स्थिर रखने से, निरंतर एकाग्र ध्यान से। पहले आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में देखना है, फिर बिंदुमय होते हुए साक्षात्कार करते हुए मन को एक बिंदु पे लगाना है। उसके बाद विद्यमान। रिपीट कीजिए। हाँ मैम। हाँ, फिर से एक बार, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, संभवी मुद्रा करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में देखने का प्रयत्न करना है और फिर बिंदुमय ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को बिंदु में लगा देना है। अब दूसरा तत्पश्चात। प्रकार, नहीं, हम बस वो साधना देखेंगे तो शांभवी मुद्रा द्वारा ध्यान योग समाधि प्राप्त करनी है, वो तो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। बस आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि हमें क्या पढ़ना है, इसलिए। दूसरा प्रकार कौन सा है? नाद योग। योग समाधि। किसके द्वारा प्राप्त होगी? भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा प्रकार कौन सा है? चौथा समाधि का प्रकार? लय सिद्धि योग। लय सिद्धि समाधि। किसके द्वारा? मुद्रा का अभ्यास। मुद्रा का साधन करके। पांचवा समाधि का प्रकार? भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि। अनन्य भक्ति द्वारा। और छठा प्रकार? मन मूर्छा समाधि। मन मूर्छा समाधि। ठीक है। तो बताइए, समाधि के बारे में आपको जो जो पता है बता दीजिए। ये तो हमने घेरंड संहिता के प्रकार पढ़े, और आप क्या क्या जानते हैं समाधि के बारे में? योग दर्शन में समाधि का वर्णन है। ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, उसको समाधि कहते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और और चित्त की वृत्तियों को पूर्ण तरह निरोध करके जो अवस्था मिलती है। और जब प्राण और मन स्थिर हो जाते तब समाधि की प्राप्ति मिलती है। सुख दुख से परे अवस्था जब हो जाती है। स्थिर होंगे कि उसका लय होगा?
लय होगा, प्राण और मन दोनों। ये आपके जो आंसर आ रहे हैं ना काफी सारा, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि यही हमें पढ़ना है। हठ प्रदीपिका के लय के बारे में, समाधि के लक्षण के बारे में, इसलिए ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। अब बता दीजिए कि ये जो है ठीक है, ध्यान के बारे में तो हुई, मगर आप क्या बोलेंगे ध्यान के लिए? अच्छा, ध्यान के ये जो लाभ है, ये परिभाषा तो हमने पढ़ी है, ठीक है, मगर ध्यान के लाभ आप क्या बताएंगे आप मुझे? मानसिक शांति, तनाव कम होता है, सकारात्मक सोच मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ध्यान सभी कर सकते हैं? नहीं, कौन नहीं करेगा? जो मानसिक असंतुलित व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा। मन की चंचलता जिसकी है तो वो नहीं कर पाएगा। चित्त की चंचलता को पहले दूर करना पड़ेगा, फिर बाद में ध्यान की तरफ जा सकता है। तो कैसे करेंगे चंचलता कम उसकी? ज्योति ध्यान कराएंगे, दिए के ऊपर ध्यान ध्यान तो नहीं केंद्रित बोल रहे करवाएंगे। हैं, तो ध्यान उसे नहीं करना है, तो फिर ज्योति ध्यान ही क्यों? पहले तो आसन कराएंगे ना। पहले आसन मैडम कराएंगे, फिर स्थिरता अपने आप आ जाएगी, फिर प्राणायाम से उसको आत्म साक्षात्कार मिलेगा और फिर बाद में वो ध्यान की ओर जाएगा। ठीक है, मगर जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, किसी से बात नहीं करेंगे, खुद के ही विश्व में रमणीय होते हैं, उन लोगों को नहीं करवाना है, और भी वो ये होते हैं, ठीक है। जैसे निशा जी ने कहा मानसिक असंतुलन हो तो नहीं करवाना है। यहाँ पे मैम वो चले बातें चलब चित्तम वाला श्लोक लगेगा ना, चित्त की चंचलता वो वाला। हाँ, वो तो प्राणायाम के लिए जाएगा कि उस तरह से चित्त माने जैसे वायु अगर चंचल है तो मन भी उसी तरह, मन भी चंचल है। अगर मन को स्थिर करना है तो पहले वायु को भी स्थिर करना है, निश्चल करना है, ठीक है। ठीक है, अब आगे से सभी ऐसा कोई व्यक्ति है अभी तक किताब नहीं खरीदी है, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता या हठ रत्नावली? कोई तो था लास्ट सेमेस्टर में, इसलिए बात कर रही हूँ। सभी ने किताबें ली है? मैम सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? सच बोलना है, ऐसे महान एग्जाम खत्म आत्माओं होते को मैंने जानना तो है अभी मुझे। उठाई है।
एग्जाम खत्म हुई, अभी आज उठाई है मैंने तो बुक। बुक ना। किताबें मैम लेने की बात कर रहे हैं कि बुक है कि नहीं है। बुक तो परचेज होगी ना यार। परचेज में किसी ने नहीं खरीदी थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। परचेज की है सभी ने, सभी के पास हम योगी है। हाँ है तो जो है महत्वपूर्ण सबके यस पास मैम किताबें है। हैं, योग दर्शन, भगवद गीता, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, ये किताबें होनी ही चाहिए। हाँ, योग वशिष्ठ वगैरह, दर्शन, उपनिषद, ये सॉफ्ट कॉपीज हैं। अगर आप शौकीन हैं तो ले सकते हैं, मगर ये तो जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो आपके पास रहनी ही चाहिए। मैम हमारे योग वशिष्ठ की बुक चाहिए, तो वो कौन सी लेनी चाहिए? मत लीजिए, 2 बड़े बड़े हम्म, खंड है, 32,000 श्लोक वाला ग्रंथ है। और अगर आप खरीदने जाएंगे तो तकरीबन 8-10 हजार उसकी प्राइस रहेगी। तो उसका तो मतलब बेहतर मटेरियल है हमें। लेक्चर्स पे ध्यान दीजिए, नोट्स निकाल दीजिए। पिन पॉइंटर जो आपको है वही आपको सिखाई जाएगी, उसी से नोट्स आपको निकालने हैं। ओके मैम। हम्म, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट, मैं सोनल जी से बात करती हूँ। योग वशिष्ठ ई लाइब्रेरीમાં છે વિભૂતિ ई લાઇબ્રેરીમાં છે। ओके ओके हेलो ओके। એનું લિંક મોકલજો ને, ઈ ठीक है। લાઇબ્રેરી બનાવો। तृप्ति जी, आपने प्रेजेंट ली है सभी की? ना मैडम अभी नहीं ली है, अभी लूंगी। ठीक है, आप लिख लीजिए। हाँ, रोल नंबर 1, 1 प्रेजेंट मैम वैशाली बावलिया। 2, यस मैम। 3, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 एब्सेंट है। કુસુમબેન ને બોલે છે कुसुम बेन थी। हाँ मैडम, हो गया 3 का। ठीक है, 4, यस मैम। 5, 6, यस मैम। 7, યસ મેમ। 8, यस मैम।